सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 8, चार्ल्स टाउन से जॉनिसबर्ग। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी इस प्रस्तुत कृति के लेखक हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये कृति उनकी आत्मकथा का एक अंश है, यानी उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी सत्य का प्रयोग, उस श्रेष्ठ कृति में से एक अंश लिया गया है। इसमें चार्ल्स टाउन से जॉनिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा की गई अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने एक गोरे ने गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया था जब वो चार्ल्स टाउन से जॉनिसबर्ग जा रहे थे। उस अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचयक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कूली के समान थी। जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी तब महात्मा गांधी जी उस विदेशों की बात हमें हमारे समक्ष रखी कि तब हमें वो लोग एक कूली के समान समझते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है, यानी इस अंश की शुरुआत है। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती है और उन दिनों चार्ल्स टाउन से जॉनिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी, यानी घोड़ों के सिक्रम यानी घोड़े के पीछे जो बैठ के जाते हैं, और बीच में एक रात स्टैंडर्डन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट तो था, यानी गांधी जी, मेरे मतलब गांधी जी के पास सिक्रम का तो टिकट था, और एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सैयद ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। लेकिन गांधी जी ने उसे उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठे थे, लेकिन गांधी जी के तो कूली की गिनती में वो लोग गिनते थे। अजनबी दिखाई पड़ता था, इसलिए सिक्रम वाले ने की नीयत नहीं थी कि मुझे वो गांधी जी को गोरे यात्रियों के पास न बैठाने पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वो अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल के पास बैठाया। मैं समझ गया कि ये नीरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को भी पी जाना ही उचित समझा। मैं जोर ज़बरदस्ती ऐसी सिक्रम वाली के साथ ज़बरदस्ती मैंने समझ गया कि वो लोग अन्याय करते हैं और अपमान को पी जाना ही समझता, और ज़ोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति भी नहीं थी मेरी। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाएगा, और फिर दूसरे दिन क्या हो तो वो तो भगवान ही जाने। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि समझदारी इसी में है कि अभी चुपचाप मैं इधर बाहर ही बैठा रहूं, पर मैं थोड़ा सा बहुत जुझला गया था। लगभग 3 बजे सिक्रम पहाड़ी को पहुंची और उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठ जाए। उसको तो बस गांधी जी को परेशान करना था। गोरे को उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पाटिए पर बिछाकर मुझसे कहता है कि सामी तुम यहाँ पर बैठ जाओ। नहीं, गांधी जी से कहता है, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह भी अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठा दिया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। गांधी जी ने बहुत हिम्मत करके उससे बोल दिया। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। गोरे ने गांधी जी का गालों पे तमाचे मारे। वो गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के शिकंजे से मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर शिकंजे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ के रख दिया। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए सारे यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन था, इसलिए मैं चुप बैठा था। यात्रियों में कई को दया आई, उनमें से कुछ ने बोला,
अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठे रहने दो, उसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज़ नहीं बैठने दूंगा। पर थोड़ा शर्मिंदा वो ज़रूर हुआ। अतः उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बात छोड़ दी। 2-4 गालियाँ ज़्यादा दे दी, पर एक हॉटेंटान नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बिठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिकरम चली। मेरी छाती तो धड़क की रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम तक बस पहुंच जाऊं। गांधी जी थोड़े से सुकुड़ भी गए थे। वो गोरा मेरी और बराबर घूरता भी रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टेशन पहुंचने दे, फिर तुझे मैं चखाता हूँ मज़ा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा कि इससे मेरी जान बचाए। फिर रात होती है। स्टैंड पहुंच गए। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाए गए। मुझे कुछ तसल्ली भी हो गई कि चलो, अब कोई मेरे वाला तो यहाँ पर है। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए आ गए हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत ही खुश हो गया। उनके साथ सेठ ईसा की हाजी सुमार की दुकान पर मैं पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई उनको। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभव का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वासन किया। मैं सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ ही हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टेशन से बड़ी सिकरम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। और इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं मैंने समाप्त कर दिया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिल गई और बिना किसी हैरानी में इस रात जोहानिसबर्ग में पहुंच गए। तो ये थी महात्मा गांधी जी की आप बीती, यानी उन पे जो बीती थी, गोरों ने जो उनके ऊपर बिताई थी, उसकी सरल भाषा में उन्होंने हमारी तरफ रखा। इस लेसन से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी क्या क्या कहना चाहते हैं, भारतीयों की स्थिति कैसी करके रखी थी गोरों ने अंग्रेज़ों के समान, और इस गोरों की अन्याय गांधी जी ने चुपचाप सहन कर लिए, जबकि गांधी जी जानते थे कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है और वो उसके साथ अन्याय कर रहा था। लेकिन गांधी जी ने तब क्या सोचा कि वो बलवान है और मैं बलहीन हूँ, इससे अभी मुनासिब नहीं है झगड़ा करना। तो उसका अपमानजनक तो वो घुट भी वो पी लेते हैं, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कूली के समान ही मानी जाती थी। चार्ल्स डाउन से जोहानिसबर्ग का ये किस्सा आत्मकथा अंश से जो लिया गया है सत्य प्रयोग में से, गांधी जी ने हमारी समक्ष रखा हुआ है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने हमें समझाया कि जब तक कोई सामने वाला हमारी अच्छाइयों को समझता है तब तक समझे, और उसके साथ हम यदि हमारी जीत नहीं हो सकती तो हमें समझकर उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो यदि हमें परेशान करे तो सामने आवाज़ उठानी चाहिए। अभी इस लेसन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सभी विद्यार्थियों को लेसन के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, शब्दों के अर्थ लिखने हैं, और अंत में महात्मा गांधी जी का कोई भी एक आत्मकथा अंश आपको अपनी तरफ से लिखना है नोटबुक में, यानी कि कहानी के रूप में, सत्य के प्रयोग में से आत्मकथा के रूप में गांधी जी का कोई भी एक आत्मकथा अंश आपको लिखकर नोटबुक में बताना।